नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आज की क्लास में। ये क्लास हिंदी से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए है। आज की क्लास में हम हिंदी व्याकरण और हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास ग्रंथ के लेखक है। आपके पास ऑप्शंस में है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा या रामविलास शर्मा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है 1986 ईस्वी का। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का भौभूति किसे कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है स्वयंभू, शालिभद्र सूरि, पुष्पदंत या सरहप्पा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि अपभ्रंश का भौभूति किसे कहा जाता है और किसने कहा है, ये भी बताना है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। अपभ्रंश का भौभूति पुष्पदंत को कहा जाता है। किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी ने। ठीक है, किसने कहा है? डॉक्टर भयाणी ने कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? आपके पास ऑप्शंस में है अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी या देसी भाषा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। पुरानी हिंदी के नाम से पुकारा है इन्होंने। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, रसमीमांसा के रचनाकार हैं कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है विद्यानिवास मिश्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या उपेंद्रनाथ अश्क। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए रसमीमांसा के रचनाकार कौन है और किस विधा की रचना है, ये भी बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। यह रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है और यह रचना जो है वो आलोचनात्मक है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? आपके पास ऑप्शंस में है लोकहित के लिए, यश के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए या स्वांतः सुखाय के लिए। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रामचरितमानस जो कि तुलसीदास जी की रचना है, आपको बताना है कि इन्होंने इस रचना जो की थी उसका उद्देश्य क्या था। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, स्वांतः सुखाय। हमारा अगला प्रश्न है, अरविंद दर्शन से प्रभावित हिंदी के कवि कौन हैं? आपके पास ऑप्शंस में है जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि का नाम बताना है आपको। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सुमित्रानंदन पंत जी अरविंद दर्शन से प्रभावित है। ठीक है। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तब भी आपका उत्तर क्या होगा? सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ठीक है। चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि सुमित्रानंदन पंत जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था और कब मिला था? सुमित्रानंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर मिला था? बताइए। बिल्कुल सही, चितंबरा। कब मिला था? 1968 ईस्वी में। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचना की है? आपको बताना है कि इनमें से किस कवि ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचनाएं की है। आपके पास ऑप्शंस में है पद्माकर, सेनापति, मतीराम या केशवदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। सेनापति जी ने प्रकृति पर स्वतंत्र रूप से रचनाएं की हैं और इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं जो बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक इनकी रचना है कवित रत्नाकर, ठीक है, ये रचना भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। और एक रचना है इनकी काव्य कल्पद्रुम, ठीक है, और ये रचना भी बार बार परीक्षा में पूछी जाती है। तो आपने ध्यान रखना है ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? सेनापति जी की हैं। कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम, ये दोनों रचनाएं बार बार परीक्षा में पूछी जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। हमारा अगला प्रश्न है, भक्तमाल का सुमेरु किस कवि को कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस में है कबीरदास, रामानंद, सूरदास या तुलसीदास। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सॉरी, बताइए भक्तमाल का सुमेरु किस कवि को कहा जाता है और किसने कहा है ये भी बताना है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। भक्तमाल का सुमेरु तुलसीदास जी को कहा जाता है। किसने कहा है? नाभादास ने। आप जानते हैं कि भक्तमाल के रचनाकार कौन है? नाभादास, ठीक है। तो नाभादास ने ही तुलसीदास को भक्तमाल का सुमेरु कहा है, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, लाल चंद्रिका नामक बिहारी सत्सई की टीका के रचनाकार हैं कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है लल्लूलाल, बिहारी, सदरमिश्र या कृष्ण कवि। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि बिहारी सत्सई किसकी रचना है? बिल्कुल सही, बिहारी जी की रचना है। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इस पर लाल चंद्रिका नामक टीका जो लिखी है वो किसने लिखी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है। लाल चंद्रिका नाम से किसने टीका लिखी है? लल्लूलाल ने। हमारा अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद विभ्रम है यह कथन किसका है? आपके पास ऑप्शंस में है नंदुलारे वाजपेयी, अज्ञे, मुक्तिबोध या डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए यह कथन किसका है? कथन दिया गया है आपके पास कि प्रगतिवाद विभ्रम है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका उत्तर सही है। यह कथन डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त जी का है। हमारा अगला प्रश्न है, बोधगान और दोहा के रचनाकार कौन है? आपके पास ऑप्शंस में है हरप्रसाद शास्त्री, प्रबोध चंद बागची, वल्लभाचार्य या अब्दुल रहमान। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बताइए बोधगान और दोहा के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका उत्तर सही है, हरप्रसाद शास्त्री जी, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, स्वनिम का अर्थ है, आपको बताना है कि स्वनिम का अर्थ क्या है। आपके पास ऑप्शंस में है वर्ण, अक्षर, ध्वनि या शब्द। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, ठीक है। स्वनिम शब्द का अर्थ क्या है? ध्वनि। आप जानते हैं कि स्वनिम शब्द जो है वो संस्कृत के स्वन धातु से बना है, ठीक है, संस्कृत के स्वन धातु से बना है जिसका अर्थ क्या होता है? ध्वनि, ठीक है। और कई बार परीक्षा में ये प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्वनिम के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं। चलिए बताइए आप लोग मुझे कि स्वनिम के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से होते हैं, उनके नाम भी बताने हैं आपको। बिल्कुल सही, स्वनिम के 2 भेद होते हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं? एक है आपके पास खंडे ध्वनियां, ठीक है, और दूसरा भेद कौन सा है? खंडेतर। ये 2 भेद है इसके, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? आपके पास ऑप्शंस में है अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न है आपके पास कि जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कौन सी क्रिया होती है वो?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, वो सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नाटकों में से किस नाटक में कालिदास और मल्लिका के प्रेम का वर्णन है? आपके पास ऑप्शंस में है लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आपको बताना है कि इनमें से किस नाटक में कालिदास और मल्लिका के प्रेम का वर्णन है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, चलिए आप लोग मुझे ये बताइए कि आषाढ़ का एक दिन जो नाटक है इसके नाटककार कौन है? बिल्कुल सही, मोहन राकेश। ये तीनों नाटक किसके हैं? मोहन राकेश जी के हैं। और आषाढ़ का एक दिन नाटक में कालिदास और मल्लिका के प्रेम का वर्णन मिलता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सर्वनाम का भेद नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। आपके पास ऑप्शंस में है प्रश्नवाचक, भाववाचक, पुरुषवाचक या निजवाचक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बिल्कुल सही, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। अब आप लोग मुझे ये बताइए कि इनमें से सर्वनाम का भेद कौन सा नहीं है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, भाववाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, बल्कि किसका भेद है? ये संज्ञा का भेद है। ठीक है, अच्छा, 6 भेद कौन कौन से होते हैं सर्वनाम के? 3 तो यही है आपके पास, प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक और निजवाचक। 3 कौन कौन से हैं आपके? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, भारतेंदु युग के कवियों ने अधिकांशतः किस भाषा में कविताएं की हैं? आपके पास ऑप्शंस में है खड़ी बोली, उर्दू, ब्रजभाषा या अवधी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? भारतेंदु युग के कवियों ने जो कविताएं की है वो किस भाषा में लिखी है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है, अधिकांशतः ब्रजभाषा में की है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल के कवियों को कितने भागों में बांटा है? आपके पास ऑप्शंस में है 2, 3, 4 या 5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल के कवियों को कितने भागों में बांटा है? आप जानते हैं कि रीतिकाल को ही आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल नाम दिया था। ठीक है, किस काल को दिया था? रीतिकाल को। अब आपको बताना है कि रीतिकाल के कवियों को जो आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कितने भागों में बांटा था? बिल्कुल सही, 3 भागों में बांटा था। तो जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है। ठीक है, 3 भाग कौन कौन से थे? रीतिबद्ध, और रीति सिद्ध और रीति मुक्त। बिल्कुल सही, इन 3 काव्य धाराओं में बांटा था किसने? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी किस पत्रिका से संबंधित हैं? आपको बताना है कि इनमें से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी किस पत्रिका से संबंधित हैं। आपके पास ऑप्शंस में है कवि वचन सुधा, सरस्वती, माधुरी या हिंदी प्रदीप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका उत्तर सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका से संबंधित हैं। आप जानते हैं कि इन्होंने 1903 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक इसका कार्यभार संभाला था। ठीक है, चलिए हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि कवि वचन सुधा जो पत्रिका है इसके संपादक कौन रहे हैं। बिल्कुल सही, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्रिका है। ठीक है, किसने निकाली थी? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। चलिए अब आप लोग मुझे ये बताइए कि माधुरी पत्रिका के संपादक कौन थे? मुंशी प्रेमचंद जी। बिल्कुल सही। और हिंदी प्रदीप पत्रिका के बालकृष्ण भट्ट। ठीक है,
तो हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का नहीं है? आपके पास ऑप्शंस में है होरी, गोबर, सोफिया या झुनिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सबसे पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि गोदान उपन्यास की रचयिता कौन है, किसका उपन्यास है ये? बिल्कुल सही, प्रेमचंद जी का उपन्यास है 1936 ईस्वी का। अब आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि इनमें से कौन सा पात्र गोदान उपन्यास का नहीं है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सोफिया गोदान उपन्यास का पात्र नहीं है, बल्कि किसका पात्र है ये? रंगभूमि का। विनय और सोफिया जो है वो रंगभूमि के मुख्य पात्र हैं। ठीक है, किसका है? रंगभूमि का। बाकी ये तीनों जो पात्र दिए गए हैं ये गोदान उपन्यास के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए कि जो प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास है उसका समय क्या माना जाता है? ठीक है, रंगभूमि प्रेमचंद जी का जो उपन्यास है उसका समय क्या माना जाता है? हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से सूदन की रचना है, आपको बताना है कि इनमें से सूदन कवि की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शंस में है इश्कनामा, राधा सुधा शतक, सुजान चरित्र या ठाकुर ठसक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? साथियों, अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज की क्लास में आपके कितने प्रश्न सही हुए। बताइए, इनमें से सूदन की रचना कौन सी है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका उत्तर सही है। सुजान चरित्र सूदन कवि की रचना है। चलिए अब हम लोग ये भी जान लेते हैं कि इश्कनामा किसकी रचना है। बताइए, मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सही, इश्कनामा किसकी रचना है? बोधा की। और अब आप लोग मुझे बताइए, राधा सुधा शतक के रचयिता कौन है? राधा सुधा शतक किसकी रचना है? बिल्कुल सही, श्री हट्टी जी की रचना है ये। और फिर है आपके पास ठाकुर ठसक, ठाकुर की रचना है। बिल्कुल सही। ठीक है, तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। अगर आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। और आज का प्रश्न क्या था आप लोगों के लिए कि रंगभूमि का रचनाकाल क्या है? ठीक है, रंगभूमि का रचनाकाल बताना है आपको, जो कि मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक है, प्लीज़ सभी लोग अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में अवश्य देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।